नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मूसा सईद आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपसे मरदमशुमारी के जदीद निज़ाम के बारे में बात करना चाहता हूँ। कुछ दिनों से ये ख़बरें आ रही हैं कि मरदमशुमारी दोबारा करवाई जाएगी मुल्क भर में। ये एक न्यूज़ थी। इमरान ख़ान के पावर में आने से पहले ही मरदमशुमारी कराई गई थी और इसी तरह ये सैयद मुराद शाह साहब जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनका बयान पढ़ा जो अखबारात में शाया हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी आबादी जो है सिंध की, ये 6 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन मरदमशुमारी में हमें 4 करोड़ और 70 लाख बताया गया है कि हमारी आबादी कम है। यही MQM को, इसी तरह दूसरे सूबों में भी ये। नाज़रीन करम, 13 सितंबर सन 1913 को मैंने शुमारियात रिवीजन के सरबरा जनाब आसिफ बाजवा साहब की सदारत में मुनक़द की गई मीटिंग, जिसमें उस वक़्त के चेयरमैन नादरा परवेज़ मलक और स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न के आला अफसर शरीक हुए थे। मैंने ब्रीफिंग देते हुए ये बताया था कि जदीद बुनियादों पर, साइंटिफिक बुनियादों पर मरदमशुमारी करवाई जाए। बरतानवी हुक्मरानों के छोड़े हुए जो सिस्टम है मरदमशुमारी का, उसको उस पर अगर कराई गई तो वो पैसे भी ज़ाया होंगे और बोगस मरदमशुमारी शुमार की जाएगी, जिस पर बहुत से लोगों को एतराज़ात भी होंगे। नाज़रीन इकराम, जब मैं ब्रीफिंग के लिए जा रहा था तो मुझे कुछ देर स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न के ही एक अफसर के पास ले जाया गया था। वहाँ मैं कुछ देर मैंने इंतज़ार किया था, तो उनसे भी गुफ्तगू हुई। तो उन्होंने गुफ्तगू के दौरान बताया, ये बात अखबारात में भी शाया हुई थी, उन्होंने अलमारियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें सिंध की खाना शुमारी का रिकॉर्ड मौजूद है, जिसके बारे में बताया गया कि खाना शुमारी जो है वो सिंध में 2 नंबर की गई थी। ये सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो थे, ये वज़ीर आज़म थे, तो जिसकी वजह से हमने स्टॉप कर दी और ये वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो मैंने ब्रीफिंग के दौरान ये बात की कि देखें, आपका रिकॉर्ड जो है वो खाना शुमारी जो की गई उसी में वो गड़बड़ हो गई थी। तो इस तरह ये तो फरसुदा उससे मैंने फिर उन्हें बताया कि मैं दर हकीकत नाज़रीन इकराम, मुझे जो ब्रीफिंग का मौका मिला वो ये कि सैयद मोहम्मद जावेद इकबाल साहब जो बावलपुर में डिप्टी कमिश्नर रह चुके थे और मेरा उस वक़्त से उनके साथ ताल्लुकात थे, तो उन्हें मैंने तजवीज़, वो अब चेयरमैन जो थे वो नेशनल कमीशन फॉर रिफॉर्म, जिसका ऑफिस जो था वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कायम था, तो वो उसके चेयरमैन बन गए। तो मैंने उनकी ये तजवीज़ जो थी ये बज़रिया पोस्टल सर्विस भिजवाई थी कि मैं 9 जुलाई सन 1978 से मैंने ये स्कीम ये पेश की थी जदीद निज़ाम के बारे में। जनरल ज़ियाउल हक़ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और उस वक़्त के सदर फजल इलाही चौधरी और तमाम काबीना को भिजवाई थी, जिस पर मुझे नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री, वफाकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के एक इदारा था, उसके मातहत था। तो उन्होंने मुझे ख़त के ज़रिए एक जो लेटर था, मैं आपको उसके, ये मेरे पास डिटेल्स हैं जो मैं जद्दोजहद करता चला आया हूँ ये सन 1978 से, और हुक्मरानों को मैं वो भिजवाता रहा हूँ। तो मैंने कि वो फिर मुझे जो 8 नवंबर सन 78 को, यानी मैंने लेटर लिखा था
जनरल ज़ियाउल हक को मरकज़ी सेक्रेटरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की हैसियत से। तो ये मैंने कहा कि मैं ये एक तजवीज़ पेश करता आया हूँ जिनसे मैंने वो उस तजवीज़ को मैंने फिर जावेद इकबाल अवान साहब को भी भिजवाया कि देखें मरदमशुमारी जो है वो ड्यू है और करवाना आप लोगों ने करवानी है, तो इसके लिए जो है वो ये तरीका इख्तियार किया जाए। तो मैंने मौक़िफ़ बयान किया, मैंने कहा देखें ये जो स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न मरदमशुमारी करवाती है ये अंग्रेज़ों के ज़माने से इसको ये ज़िम्मेदारी दी गई है जो कि पाकिस्तान में बदस्तूर। अच्छा, उस ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में कोई कौमी शनाख्ती कार्ड तो नहीं बनाया जाता था। कौमी शनाख्ती कार्ड जो था ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में शुरू किया गया और 2 पॉइंट्स पर, एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से कि पाकिस्तान, दूसरा ये था कि बैरून मुल्क जाने के लिए जो पासपोर्ट जारी किया जाता था वो पहले सिर्फ मलकियतदार तबके को जारी किया जाता था। पैसे वाले लोग ही बाहर जा सकते थे, अमीर लोग जा सकते थे। तो आम आदमी को भुट्टो साहब की हुकूमत ये देखती थी कि तेल पैदा करने वाले मुल्कों में बहुत डेवलपमेंट का काम शुरू होने वाला है, तो उन्हें जो है वो अफरादी क़व्वत की ज़रूरत होगी, तो उस हवाले से पाकिस्तान के लोग वहाँ खप जाएंगे और पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी पाई जाती है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में लोगों को रोज़गार देना भी शामिल था। बल्कि वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 बनाया गया, उसके तो एक आर्टिकल है जो कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ रोज़गार जो है वो फ़राहम करने की स्टेट जिम्मेदारी लेती है, जिस पर कि अमल दरामद इसलिए नहीं हो सका कि आइन चलाने वाले जो हैं वो अवाम के वो नुमाइंदे हैं जो कि इलेक्टेबल कहलाते हैं, जागीरदार बड़े तबके के जिनको कि ये ज़रूरतें नहीं होती, और वो आइन के उस पर अमल दरामद नहीं उन्होंने करवाया। तो हज़रत इकराम, मैं असल में फिर फोकस करूँगा इस बात को कि ये शुरू इसलिए किया गया था कि ये 2 पॉइंट्स पर मैंने ये कहा कि ये आबादी की रजिस्ट्रेशन यानी कौमी शनाख्ती कार्ड पर जो है वो पासपोर्ट जारी करने के लिए बनाया गया था। तो उस में एक फॉर्म बे भी है जिसमें कि माइनर बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इंदराज भी किया जाता है। तो और इस मुहिम को जो है ये जुलाई जो है ये इसमें 78 में इसके लिए मुकर्रर मुद्दत की गई थी कि तमाम पाकिस्तानियों को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद फेज़ शुरू होगा फॉर्म बे से, कि फॉर्म बे में जो लोग 18 साल की उम्र को मुकम्मल पहुँचेंगे तो उनको जो है एक ख़ुदकार तरीके से होम डिलीवरी के साथ घरों में शनाख्ती कार्ड कायम करने का निज़ाम बनाया जाएगा। तो मैंने उस अपना आसफ बाजवा साहब से जो चीफ स्टैटिस्टिशियन से उनसे ये कहा और परवेज़ मलिक साहब से भी कि देखें ये आबादी की रजिस्ट्रेशन का नाम जो है उसी का नाम तो मरदमशुमारी है, क्योंकि वो उसमें जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो मरदमशुमारी। तो मैंने कहा कि ये नंबर 1 तो ये सब्जेक्ट जो है वो आप स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न से लेकर जो है ये नादरा को दे देना चाहिए और नादरा के रिकॉर्ड के ज़रिए से इसे मरदमशुमारी का ख़ुदकार निज़ाम बना लिया जाए कि जो नादरा के पास जो शनाख्ती कार्ड हैं और फिर फॉर्म बे हैं उनको एक तरतीब देने का। तो मैंने फिर ये भी आइडिया पेश किया, प्रपोज़ल पेश की। मैंने कहा कि ये जो खाना शुमारी है ये भी नादरा के ज़रिए करवाई जाए और ये जो पहले से कायम जो यूनियन कौंसिल का सेटअप है उनके ज़रिए से ये करवा ली जाए और वो यूनियन कौंसिल जो है कौंसिलें जो हैं वो खाना शुमारी करें और ख़ाना शुमारी जो है उसके हवाले से फिर नादरा जो है नादरा के नुमाइंदे की हैसियत से और नादरा जो है वो नंबर प्लेट्स जारी करे, खाना नंबर जारी करे और खाना नंबर की फ़ीस मुकर्रर कर दी जाए जो मुनासिब फ़ीस हो, जिसमें फिर मैंने ये भी बताया कि देखें जो आम लोग हैं उनके लिए कम हो, जो पोश आबादियों के हैं उनके लिए ज़्यादा हो। और उसमें मैंने ये भी बताया कि जो आइंदा फिर खाना बने यानी जो मकानात बने तो या फिर दूसरे जो यूनिट्स हैं जो कि खाने से शुमार होते हैं वो बने तो उसका जो नंबर है जो नंबर प्लेट नादरा की है वो उसका लेना जो है पहले तामीर करने से पहले लिया जाना ज़रूरी होना चाहिए। तो ये करार दे दिया जाए। तो मैंने उन्हें ये बात बताई थी, मैंने कहा कि आप ऐसा करें
इसको ये पुराने फरसूदा अंदाज में ना करो। लेकिन हाँ, इस पर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि आसफ बाजवा साहब जो 22वें ग्रेड के अफसर थे और इंचार्ज थे, स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के हेड थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि वेलकम किया था। उन्होंने कहा कि असल मैंने आपको बताया था कि ये प्रपोज़ल तो मैंने नेशनल कमीशन फॉर रिफॉर्म के चेयरमैन जनाब जावेद मोहम्मद इकबाल साहब को भिजवाई थी। जावेद इकबाल साहब से अगर मेरी ताल्लुक़ ना होता तो मैं ये समझता हूँ कि किसी दूसरे के पास होता, वो शायद उसे जो कि हमारे यहाँ एक आम ब्यूरोक्रेटिक रवैये हैं कि आवाम की बात को नहीं सुना जाता। जावेद इकबाल साहब, जावेद मोहम्मद इकबाल साहब जो हैं ये आवाम दोस्त सिविल सर्वेंट थे, ऑफिसर थे जो 22वें ग्रेड में थे और वो कमीशन के चेयरमैन थे। तो वो क्योंकि आवाम दोस्त थे और मुझसे उनका ताल्लुक़ भी था, तो मेरी तजवीज़ पर उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी। अगर क्या वो उतनी तवज्जो जो है बाद में फिर उन्होंने एतराफ़ भी किया था, तो मैं वो भी बाद में उसका ज़िक्र करूँगा। तो उसमें जो था वो उन्होंने फिर मेरे उसको रिकमेंड करके भिजवा दिया कि भाई इसके बारे में जो है वो अपना हमें रिपोर्ट्स पेश करें। तो उसके लिए मुझे नादरा ने और स्टैटिस्टिक्स डिवीजन ने दोनों ने मुझे जो है वो कॉल किया था कि मैं बहावलपुर से इस्लामाबाद पहुंचकर उनको ब्रीफिंग दी। तो ब्रीफिंग के दौरान आसफ बाजवा साहब ने मुझे जब शुरू किया दावत दी कि मैं ब्रीफ़ करूं, वो तमाम जो हाई अप्स बैठे हुए थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि मूसा सईद साहब, मैं खुले जहन से आपको दावत देता हूं कि आप अपने हमने ये पढ़ ली है आपकी वो जो है, तो इसके बारे में आप ब्रीफिंग करें। फिर मुझसे सवालात पूछे गए। मसला एक सवाल ये, अच्छा, तो उसमें मैंने ये कहा था, बहुत से सवालात लोगों ने पूछे और फिर वो मुतमिन हुए और मुझे कहा कि दी एक्सीलेंट। बल्कि आसफ बाजवा साहब ने मेरी इस पर उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि मेरा बेटा जो था वो उसे लंदन की यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाना था, तो हम वहाँ पर गए तो बड़े ख़ुदकार तरीके से तमाम मराहल हमारे जहाँ पे हम क़याम पज़ीर थे वहाँ पर हमारे पास पहुँच गए थे और हमें जाना नहीं पड़ा। और फिर उन्होंने बड़े फ़ख्र से ये भी बताया था कि ये जो आप फ़ोन के एक कॉल करके जो है वो नादरा से नंबर आप अपने बोर्ड का मालूम कर सकते हैं, ये भी मेरी ही उस बात पर हुई थी। तो मैं बहुत खुश हुआ कि आसफ बाजवा साहब खासे रोशन ख्याल हैं और ये मेरी तजवीज़ को एडमायर भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो मुझे लेटर आया, मिस्टर लियाकत अली जो थे, ये डिप्टी सेंसस कमिश्नर थे स्टैटिस्टिक्स डिवीजन के, तो उन्होंने मुझे जो है वो रिकॉर्ड नोट भेजा उस मीटिंग का जिसमें कि मैंने ब्रीफिंग दी थी। तो उसमें उन्होंने ये माजरत इस हवाले से की कि क्योंकि रीडेबल जो है फॉर्म और रिकॉर्ड तैयार हो चुका है सेंसस का, इसलिए सरदस्त ये मुमकिन नहीं है और आइंदा शुमारी पर जो है वो आपके इस प्रपोज़ल को जो है वो उसे इख्तियार किया जा सकेगा। तो मुझे बहुत इस बारे में बहुत रंज हुआ, अफसोस हुआ। तो नाज़रीन किराम, इस दौरान ये जो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि देखें, कौमी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर ये 3 निज़ाम कायम किए जा सकते हैं। तो कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करना, नंबर 2 कौमी शनाख्ती कार्ड के हवाले से जो है वो वोटर लिस्टें तैयार करने का ख़ुदकार निज़ाम के, यानी जिनके बने हुए हैं उनकी एक लिस्ट बन गई और फिर उसके बाद डे टू डे जो शनाख्ती कार्ड नादरा जारी करता है वो ऑटोमेटिकली उस सेक्शन में चला जाए जहाँ पर के वोट का इंदराज हो। तो ये बाद में अगर चाहिए, ये मैंने ज़ियाउल हक़ को ये रिपोर्ट वो पेश की थी। नंबर ये कि दूसरा ये था कि मरदम शुमारी का निज़ाम भी इस पर, यानी नंबर 1 कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करना और कौमी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर जो है वो वोटर्स लिस्ट की खुदकारी का निज़ाम और उस खुदकार निज़ाम और उसके बाद फिर जो है वो मरदमशुमारी का भी खुदकार निज़ाम। अगर क्या हमारे यहाँ 10 साल के बाद मरदमशुमारी कराई जाती है तो वो उसकी भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये तो बल्कि रोज़ जो भी यानी कौमी शनाख्ती कार्ड जिसका बना उसके कवायद जो हैं वो मरदमशुमारी के उसमें दर्ज हो जाए। तो इसके लिए फिर मैंने उसमें ये भी बताया कि हमारे यहाँ जायदादों पर कब्ज़े और सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के बहुत ज़्यादा रुझानात हैं और वारदातें सामने आती हैं। मैंने कहा कि इसके लिए उसमें भी रुकावट पैदा की जा सकेगी
कि क्योंकि उसमें जो आप मरदमशुमारी के जो है वो जदीद निज़ाम में आप एक फॉर्म, मैंने कहा कि देखें फॉर्म बे में जो है वो पर्टिकुलर्स होते हैं बच्चों के जो माइनर्स होते हैं 18 साल से कम उम्र के। तो मैंने कहा कि वो इसी तरह या तो उसी को कम्प्रिहेंसिव बना दें या उसके साथ एक फॉर्म सी वो अटैच कर दें जो कि सेंसिस का हो, जिसमें कि वो इंदराजात हों कि खाने का नंबर भी उसमें के और उस खाने नंबर के ताबे जो हैं यानी उसके अंदर कि वो किस पैमाइश का वो घर है या वर्कशॉप है या दुकान है या जो कुछ भी है वो उसका सारा उसमें। बल्कि मैंने कहा कि आप मैप भी एक ले सकते हैं। तो इस हवाले से मैंने कहा कि ये एक यूनियन काउंसिल की सतह से लेकर ऊपर के एक क्लिक से आप पता कर सकेंगे कि कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, क्या उनकी तालीम है और क्या जो है उनका घर की क्या कैफियत है। तो मैंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी का है ये रिकॉर्ड जदीद रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा, जो कि हमारे यहाँ वो रिकॉर्ड भी बहुत फरसूदगी का शिकार है और जिसकी वजह से बड़ी करप्शन और बहुत से लोगों के हक तलफियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह मैंने कहा कि वो जो सरकारी अराज़ी पर कब्ज़े हैं वो भी आइंदा नहीं हो सकेंगे, इसलिए कि जब आप शर्त लगाएंगे कि कोई भी नई इमारत जो है वो नादरा की नंबर प्लेट अलॉट होने के बाद, जारी होने के बाद ही की जा सकती है, तो ये बात एक रुकावट आ जाएगी। और फिर मैंने कहा कि इससे एक जो खूबसूरत हमारे पास साइंटिफिक तर्ज पर इकट्ठे किए गए आदाद व शुमार होंगे, उससे हमारे डेवलपमेंट के कामों को बहुत मदद मिलेगी। तो बहुत ही पुरजोश मेरा इस उसका वो वार्म वो किया गया था, इसको एडमायर किया गया था कि आपकी ये तजवीज़ तो बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे उस वक्त नाज़रीन किराम बहुत अफसोस हुआ जब मुझे हमारे सरबराह स्ट्रेटजिक डिवीज़न के आसिफ बाजवा साहब ने कहा कि आपकी इस तजवीज़ को हम अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और जापान के मुल्कों के जो सेंसस के निज़ाम हैं उनको स्टडी करने के बाद जो है वो फिर हम रेकमेंड करेंगे पाकिस्तान नेशनल कमीशन फॉर पाकिस्तान को। तो मैं सर पकड़ कर रह गया, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा हमारे स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न का आसिफ बाजवा साहब जो हैं ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने ये इतना बड़ा डिपार्टमेंट चला रहे हैं और ये सेंसस करवाने जा रहे हैं, तो और इनको इतना भी मालूम नहीं है कि इन मुल्कों में ये जो अमेरिका और ये जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं कि उनका निज़ाम स्टैटिस्टिक्स कैसा है, कि इन्होंने ये भी स्टडी नहीं किया और वो चीफ स्टैटिस्टिशियंस हैं। तो मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैंने ये एक जदीद निज़ाम पेश किया था। नाज़रीन किराम अब है इसके बारे में, जदोजहद के बारे में मैंने ज़ियाउल हक़ को वो जो दिया, तो ज़ियाउल हक़ के वो जो 8 नवंबर सन 78 को मुझे जो ख़त मौसूल हुआ उसमें चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और चौधरी फजल इलाही सदर का ज़िक्र भी है कि जो आपने उनको भेजी थी उसका हम आपको जवाब अरसाल कर रहे हैं। तो उसमें उन्होंने बताया था कि क्योंकि मैंने उसमें ये भी तजवीज़ किया था कि जो इससे रिलेटेड महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी ये रजिस्ट्रेशन, उन दिनों जो नादरा का नाम था वो रजिस्ट्रेशन सिर्फ नाम था कि रजिस्ट्रेशन, जो कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से था कि ताबे महकमा था। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, मैंने ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन का जो पोर्शन है, जो हिस्सा है जो कि वोटर लिस्टें तैयार करता है, उस हिस्से को ख़त्म कर दिया जाए और ये काम जो है ये रजिस्ट्रेशन, पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दे दिया जाए, जो कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करता है, और बाद में वो नादरा कहलाया। नाज़रीन किराम, मैं इस हवाले से अब आपको अपनी जद्दोजहद की कुछ थोड़ी सी अजमाली तफसीलात बताना चाहता हूँ कि ये फिर जब ज़ियाउल हक़ की हुकूमत ऑफ होने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म बनी पहले टाइम, फर्स्ट टाइम, तो उन्हें भी मैंने भिजवाई। तो मुझे मोहतरमा नाहिद ख़ान का बड़ा कि प्राइम मिनिस्टर ने आपने जो प्रपोजल्स भेजी हैं उसको बहुत उन्होंने सराहा है और उन्होंने कहा है कि आप ये प्रपोजल्स भेजते रहें। तो मैं उन दिनों इस्लामाबाद में ही होता था और MNA हॉस्टल में अपने एक MNA जो चीफ विप थे उनके पास मैं रहायश रखे हुए था।
उनके कमरे में। तो ये मैं आपकी खिदमत में भी पेश करूँगा कि वो ख़त उनका एडमायरेशन का मुझे ख़त आया, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका। और वो एक बस, क्योंकि वो तो एक बड़ी अफरा तफरी वाली सी पार्टी थी। अच्छा, उसके बाद फिर जनाबे वाला किसान कन्वेंशन होता है सन 1998 में, कन्वेंशन हॉल इस्लामाबाद में। तो मुझे मेरे एक दोस्त सेनेटर थे वाकिफ़, तो उन्होंने मुझे, जो मुस्लिम लीग नून में थे, हमारी पार्टी से ही वो गए थे, उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे तुम किसानों के अमूर के खासे वाकिफ़ हो, तो इस कन्वेंशन को अटेंड करो। तो मैं उस कन्वेंशन को अटेंड करने के लिए कन्वेंशन हॉल में गया। तो वो मेरी मुलाकात, आप इसे इत्तफाक कह लें या कुछ, कि वो खाने के टेबल पर उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ के साथ हो गई। तो तारुफ हुआ। तो फिर मैंने उन्हें डिलीवर किया, मैं तैयार करके ले गया था एक वर्किंग पेपर, और उस वर्किंग पेपर में वो मरदमशुमारी के बारे में वर्किंग पेपर, उस वर्किंग पेपर में मैंने जो नया महकमे का नाम तजवीज़ किया था, वो नेशनल पॉपुलेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट उसका नाम रखा, नेशनल पॉपुलेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट, तो यानी NPSDP, तो ये उसका नाम मैंने। तो उसके बाद फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आए, तो मुझे ये देखकर बहुत मुसर्रत हुई और गुमान गुज़रा कि मेरा वही वर्किंग पेपर कहीं ब्यूरोक्रेसी के उसमें कहीं घूमते घूमते राइट लोगों के हाथ में पहुंच गया, और उन्होंने उसको नेशनल पॉपुलेशन सर्विसेज डिपार्टमेंट बनाने के बजाय उन्होंने नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी का नाम, वो सिलेक्शन की होती है ना, मुख्तलिफ नाम रखे गए होंगे, ये भी नाम उन्होंने, कोई ये ज़रूरी तो नहीं था कि जिन्होंने ये प्रपोज़ल पेश की हो कि इसको जो रजिस्ट्रेशन पॉपुलेशन का जो डिपार्टमेंट है, इसको कुछ थोड़ा सा जदीदियत देनी है, तो उसके लिए फिर वो अफसरों की मीटिंग जैसा कि होती है, उसमें मुख्तलिफ नाम रखे गए हों। वहाँ मेरा नाम तो नहीं बताया गया होगा कि ये तजवीज़ तो मूसा सईद ने मूसा सईद नामी एक सियासी कारकुन है जो बावलपुर में रहता है, उसने पेश की होगी। लेकिन वो उस अफसर साहब ने, जिन्होंने ये बात, यानी मुझे ये गुमान गुजरा, उन्होंने अपने नाम से, तो नाजरा के नाम। तो मुझे जब इस बात का वो एहसास हुआ कि एक इस तरह नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी बनाई जा रही है, तो मैंने फ़ौरन ख़त लिखा जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, नाजरा के चेयरमैन को, और बेगम साहबा मुशर्रफ साहबा को, जो खातून अव्वल थीं, और उनकी सारी काबीना को, यहाँ तक कि मैंने कोर कमांडर्स को भी भिजवाया, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ हुक्मरानी में कोर कमांडर्स का बहुत बड़ा मुकाम है। तो मैंने उनको भी भिजवाया। मैंने कहा कि ये एक बात वेव होगी, तो चलो एक, क्योंकि सही अदाद शुमार करने वाला जो महकमा बन जाए और सही अदाद शुमार का डे टू डे की बुनियाद पर रिकॉर्ड सामने हो, तो फिर मनसूबाबंदी दुरुस्त हो सकती है। तो इस हवाले से मैंने इन तमाम को, सारी काबीना को, और जो था वो कोर कमांडर्स को भी भिजवाया। तो मुझे उसके बारे में फिर नादरा के एक ब्रिगेडियर अतीक साहब हैं, लॉजिस्टिक डिवीज़न के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने एडमायर किया, उनका आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है और आप देखेंगे कि हम उसी पहलू पर काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ कि चले हमारी एक एफ़र्ट है, कोई नाम हो या ना हो, लेकिन कोई नाम की तो कोई भूख नहीं रही, कभी भी नहीं रही। तो वैसे ये तो चाहता हूँ, हर आदमी वो खुश होता है कि जी नाम हो। तो मैं कोई उससे वो भी नहीं कोई लेकिन मैं इस बारे में इसी हवाले से बहुत खुश था कि चले एक बात तो आगे एडमायर तो की जा रही है, बल्कि उन्होंने मुझे कहा था कि आप देखेंगे कि हम आपकी तवक्कुआत के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि इसमें नाज़रीन किराम ऐसा भी हुआ कि अगस्त को में ये कोई ताख़ीर होती आ रही थी, 10 साल भी गुजर गए थे, लेकिन मरदमशुमारी नहीं हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन ले लिया, और उसकी सो मोटो एक्शन के दौरान उन्होंने समाअत शुरू कर दी। तो मुझे जो ही मालूम हुआ, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को जो था वो इसके बारे में एप्लीकेशन गुजारी एक शहरी की हैसियत से, और उसमें मैंने लिखा कि देखिए मरदमशुमारी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन बोगस मरदमशुमारी नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से मैं जदीद मरदमशुमारी के निज़ाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए मैं ये डायरेक्शन जारी करवाना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, नवाज शरीफ की हुकूमत को,
कि ये जो है जदीद निज़ाम यानी पुराने फरसुदा निज़ाम की जगह करवाने की बजाय जदीद निज़ाम जो कि मैंने आपको जिसकी तफसीलात बताई, जो ज़ियाउल हक़ को पेश किया गया था, तो वो मैंने इसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं जदीद निज़ाम के बारे में पेश करना चाहता हूँ। मुझे आप शहरियों की, पाकिस्तान के शहरियों की तरफ से ये जो आपने सो मोटो में हुकूमत को कॉल कर रखा है उसके बारे में मुझे आप मौका दें। तो मुझे उसके जवाब में लेटर जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 12 अगस्त 2016 को वो मिला, जिसमें मुझे आगाह किया गया कि चीफ जस्टिस साहब ने आपकी दरख्वास्त को फ़ाइल कर दिया है और ताहम उन्होंने हदायत की है कि ये जुडिशल साइड से वो इसमें पार्टी बनने के लिए वो दरख्वास्त दे सकता है। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह ये मेरी एक कोशिश जो थी वो कामयाब ना हो सकी और डायरेक्शन जारी कर दी या कुछ हुकूमत ने यकीन दिला दिया जिस पर कि वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। उसके बाद फिर जो थी वो जब नवाज शरीफ साहब दोबारा पावर वज़ीर आज़म बने तो फिर ये मैंने अपने दोस्त मोहम्मद जावेद इकबाल अवान साहब जो चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर रिफॉर्म पाकिस्तान बनाए गए थे रिटायरमेंट से कुछ अर्सा पहले, उन्हें तजवीज़ भिजवाई थी, उन्होंने ही फिर मुझे ये इस प्रोसेस में डाला था। अगरचे ये उनके सेक्रेटरी ने मुझे बताया भी था, जब मैं ब्रीफिंग देकर आया तो मैंने उन्हें कहा भाई मैंने ब्रीफिंग दे दी है, अवान साहब तो कहीं काम से गए हुए थे, नहीं थे। तो उनके सेक्रेटरी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अवान साहब कह रहे थे, यानी चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर रिफॉर्म कह रहे थे कि यार इसके साथ हमसे गलती हो गई कि हमें एक अपना आदमी भी, कमीशन का आदमी भी वहाँ ब्रीफिंग में भिजवा देना चाहिए था। तो नाज़रीन इकराम, इसमें हाँ फिर मैं ब्रीफिंग के दौरान और भी आपको दिलचस्प वाक़या सुना। तो मैंने वैसे ही मैं इस्लामाबाद में मेरी बेटी वहाँ पर रहती हैं, तो मैं अपने दामाद के पास ठहरा हुआ था, जाके ठहरा। लेकिन बहरहाल ट्रैवलिंग का और वो उसका मैंने ऐसे ही जब मैं ब्रीफिंग देकर वो हुआ और उन्होंने मुझे बहुत तहसीन पेश की थी, तो मैंने आसिफ बाजवा साहब और परवेज़ मलिक से कहा, मैंने कहा भाई वो मैं आया हूँ, कोई इसका कोई ख़र्चा वर्चा भी आप लोग टीए या जो कुछ भी होता है आपका वो कुछ आप देंगे? तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ऐसा कोई खाता ही नहीं है कि हम कैसे दें। तो मैंने कहा चलें कोई, यानी वो 5-7 हज़ार रुपया जो था वो मैंने अपने इस प्रपोज़ल को साउंड करवाने के लिए ख़र्च करवा दिया। तो अब उसमें वो मैंने जो कहा था चीफ स्टैटिस्टिशियन से और परवेज़ मलिक साहब से, हाँ एक बात तो मैंने वहाँ पर एक बात बहुत महसूस की, उन दिनों परवेज़ मलिक साहब जो चेयरमैन नालदा थे उनकी पोजीशन बड़ी एम्बैरेसिंग थी। हुकूमत जो थी वो उनके मुखालफत हो रही थी। एक दूसरी बात मैंने देखी कि वो बहुत दबे से थे, बहुत सबमिसिव थे। उन्होंने यानी वो ये इस बात पर उन्होंने को दबाव नहीं दिया कि ये मरदमशुमारी का काम तो अब सब्जेक्ट ही नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी के पास होना चाहिए, नादरा के पास, इसलिए कि वो पहले से अब आबादी की रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का नाम ही मरदमशुमारी होता है। तो आज जबकि ये मैंने फिर उसके बाद फेसबुक पर बहुत इसके लिए वायरल किया, एक मूवमेंट चलाई, लेकिन फेसबुक जो है वो उन दिनों अब कुछ थोड़ा सा निकल रहा है कि उन दिनों बहुत ही गैर संजीदा लोगों के कब्ज़े में था, कंट्रोल में था, और लोग जो है वो तफरीह ज़्यादा देखते हैं। आप देखें ना कि ये हरीम शाह का वाक़या हुआ और मुफ्ती कवी का, कि लोग उसमें कितना वो दिलचस्पी से उसमें कमेंट्स दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नाज़रीन इकराम, एक तो ये कि इस तबक़ाती निज़ाम में हम जो वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आवाम में से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ऊपर के हुक्मरानी करने वाले लोग जो हैं वो उनको अहमियत नहीं देते। वो क्या देते नहीं देते हमें, हमारी अहमियत तो इसको क्लरिकल स्टाफ भी जो बैठा होता है वो बालाई तबके के आदमी की बात तो खूब तवज्जो से सुनता है, लेकिन हम आवाम को वो भी अहमियत जो कि हम में से होते हैं। आप देखें ये पुलिस वाले भी हम आवाम को ही लाठियाँ मारते हैं जबकि बड़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। अब आप देखें कि फैसलाबाद में भी एक और नौजवान को भून दिया पुलिस ने। पहले वो आप देखें कि उसामा को
इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था। तो उसमें ये हमारे ये सिपाही जो हैं, ये हम मज़दूरों किसानों के बेटे होते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिनरी फोर्स है। वो बड़ों की तो बहुत खूब हिफाजत करते हैं। कभी किसी बड़े आदमी को भी देखा कि पुलिस ने कोई गोली मार दी? मैं ये नहीं कहता कि किसी को भी नहीं गोली मारनी चाहिए, लेकिन कॉमनर्स को मारते हैं, सफ़ेद पोश लोगों को मार देते हैं, ये भून देते हैं, और उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। और मारने वाले कौन होते हैं? ये हम में से ही होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक शऊर की कमी होती है। मारना तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो वो तो एक तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, वो अपने कमांडर्स का, अपने बड़ों का, ये उनकी ड्यूटी है, और बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन कम अज़ कम आवाम को भी मारने से पहले सोचा करें कि हम इन आवाम के टैक्सेस से दिए गए पैसों के हवाले से हमें तनख्वाहें मिलती हैं, और इनका भी उतना ही राइट है जितना कि बड़े लोगों का राइट होता है। तो नाज़रीन किराम, मैं ये एक आवाम की अगरचे कम दिलचस्पी का मौजू है मरदमशुमारी का जदीद, लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। और मैं ये कहता हूँ कि जब आवाम इस पर सोचना शुरू होंगे, मैं इसलिए नाकाम हुआ कि मेरे साथ वॉइस ऑफ पीपल्स नहीं थी। आवाम की अगर ताकतवर अगर वो होती, तो मैं ये समझता हूँ कि अब देखें हमारी सियासी जमातों में भी इतने, मैंने हज़ारों की तादाद, कई महीने में लगा रहा जब वो मरदमशुमारी हो रही थी। तो दोबारा भी जब वो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था, तो मैंने, अब ये भी नाज़रीन किराम आपसे दिलचस्प मैं वाक़या रियल करूँगा, तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील दें जो कि मेरी सिर्फ पटिशन जो है वो उसे एडमिट करो, वो उसे दायर करवा दे। मैं खुद मुझे कॉल कर लेगी तो मैं अपना केस जो है वो खुद इतना सादा और इतना सिंपल और इतना साइंटिफिक है कि हर कमज़ोर से कमज़ोर जहन का आदमी भी जो है वो उसे फॉलो कर सकता है। तो ये तो फिर इज़्ज़त माब जज साहबान हैं, वो क्यों नहीं मेरी बात समझेंगे जो कि नेशनल इंटरेस्ट में है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई आसेब का साया है, कोई आकाश जेल है, कोई खुफिया हाथ है जो कि कंट्रोल करते हैं, और हमारे यहाँ कोई सीधी प्रपोज़ल जो है वो, अब आप देखें कि वो किसी सियासी जमात ने या उन्होंने इस मामले को उठाया नहीं, जबकि मैंने ये प्रपोज़ल काजी हुसैन अहमद जमात इस्लामी के अमीर को भी भिजवाई थी। उनका भी मेरे पास एडमायर करने का ख़त मौजूद है कि जो उन्होंने एडमायर किया, लेकिन इसको कम तवज्जो दी। यहाँ तक कि मेरे दोस्त मोहम्मद जावेद इकबाल अवान साहब जो कि कमीशन के चेयरमैन थे, नेशनल कमीशन के, जिनकी वजह से ही मुझे ब्रीफिंग का मौका मिला था। जब वो रिटायर हो गए तो मैंने उनसे कहा, तो मैंने उनको बहुत बेचैन पाया। तो मैंने उन्हें ये भी पाया कि वो इस बारे में बहुत उन्हें तासुफ़ था कि मैं इस प्रपोज़ल को साउंड क्यों नहीं करवा सका, कि वो फिर रिटायर हो गए थे। फिर बाद में भी उन्होंने कोशिश की थी कि एक दो स्टैटिस्टिक्स के डिवीजन के लोगों से कहा, लेकिन एक बात का उन्होंने एतराफ़ भी किया था कि मैं आपकी इस प्रपोज़ल पर संजीदगी से मैंने तवज्जो नहीं दी थी कि ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रपोज़ल है। तो नाज़रीन किराम, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान को बेहतर पाकिस्तान बनाना है, तो उसके लिए फिर आपको आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो इस बारे में मैं पोस्ट भी, मैं अखबारात में भी, रोज़नामा पाकिस्तान में मेरा मजमून भी इस हवाले से शाया हुआ था कि जिसमें मैंने ये बताया था, मैं आपको डेट उसके बारे में ये बताता हूँ कि रोज़नामा पाकिस्तान ने ये कि बदलते हुए हालात में, कि ऐसे हालात में जबकि सी पैक के हवाले से उसका मरकज़ी ख्याल ये था कि सी पैक के हवाले से, सी पैक और अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में जो क्लैश पाया जाता है, और सी पैक के हवाले से जो डेवलपमेंट होनी है, तो उसमें पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क भी बन सकता है। तो यहाँ पर फिर सिक्योरिटी मेजर के हवाले से और आबादी के हकूक़ को महफूज बनाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों का जो है वो सही आदाद शुमार होने चाहिए। तो उसमें मैंने बताया था कि मरदमशुमारी जो है ये जदीद इसका निज़ाम कैसे क्यों ज़रूरी है। तो उस मज़मून में मैंने ये बात लिखी थी। तो नाज़रीन किराम, मैं इस हवाले से आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप, फिर मैं यही बात कहूँगा कि ये जो मैं नेशनल इशूज़ पे आपके सामने हम प्रपोजल्स हुकूमत को भी पेश करते रहे, और आपके ज़रिए से हम हुकूमत को, जब आप इस पर सब ज़्यादा से ज़्यादा राय हम मुतहर्रिक होगी, शेयर करेंगे आप, तो उससे फिर ये होगा कि एक बात फैलेगी, एक माहौल बनेगा,
फिर हमारे यहाँ जो नौ आबादियाती जहन का ग़ुलामाना जहन रखने वाले, जो अपने आप को आका समझते हैं और आवाम को महकूम समझते हैं, तो वो भी फिर मजबूर होंगे कि जो मरदमशुमारी के जदीद निज़ाम जैसे निज़ाम जो है वो सारे निज़ाम को हम रीशफ़ल करें। अगर चाहे हुक्मरान भी करते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनमें आवाम की तायद हासिल नहीं होती या आवाम के जहन को उसमें काम में नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से वो फ्रूटफुल नहीं होते। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम।